हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं इंग्लिश का चैप्टर द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट की समरी। ये बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत ही बोरिंग चैप्टर है, मैं पर्सनली कहूँगा। इसमें से क्वेश्चंस भी बहुत ही कम आते वैसे, और कि इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर ये बोर्ड के पर्सपेक्टिव से नहीं है, ठीक है। सो बट ऑफ कोर्स चैप्टर है, सीबीएसई ने दिया है तो हमें करना तो पड़ेगा ही। तो हम इतने डीप में नहीं जाएंगे, बहुत ही ऊपर से इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे जो रिचर्ड एवराइट थे, उनको साइंटिफिक क्यूरोसिटी बहुत थी। वो बहुत ही ज़्यादा कीन ऑब्जर्वर थे। उनमें कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बहुत ज़्यादा थी, यानी कि कॉम्पिटिटिव स्पिरिट ये नहीं कि उन्हें किसी ज़्यादा मार्क्स चाहिए थे, ज़्यादा ग्रेड चाहिए थे। उन्हें बस चाहिए था कि उनके पास नॉलेज जो है, उनकी नॉलेज जो है कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। वो हर दिन कुछ लर्न करते थे, हर दिन कुछ ऑब्ज़र्व करते थे। उनकी मदर ने उनको बहुत सपोर्ट किया। अगर उनकी मदर नहीं होती तो शायद से मतलब कि वो सपोर्ट, पेरेंट सपोर्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है हर एक चाइल्ड की लाइफ में। क्योंकि अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं हैं तो आप सक्सेस ऐसे नहीं प्राप्त नहीं कर सकते। यू कैन अचीव द सक्सेस एंड स्टारडम इन योर लाइफ, but the path becomes more difficult and very rocky. So that's why, but रिचर्ड एवराइट के फादर की डेथ के बाद उनकी मदर ने उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखा, उनकी हर एक ज़रूरत को पूरा किया। और रिचर्ड एवराइट, इसके नतीजे में रिचर्ड एवराइट जो है क्या हुआ है, उन्होंने एक बहुत ही फेमस थ्योरी ऑफ डीएनए डिस्कवर करी। उनके टीचर, उनके सोशल स्टडीज़ के टीचर बेसिकली, उन्होंने वो भी उनको कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के लिए उनको बहुत एडमायर करते थे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ये मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया। तो रिचर्ड एच एब्राइट, इनकी जो थ्योरी थी, ये नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस, एक बहुत ही मशहूर आर्टिकल है, इसमें पब्लिश की गई थी, जो अपने आप में एक कॉलेज स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही बड़ी बात थी, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल थी। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी साइंटिफिक जर्नल में किसी का नाम आया है। अब रिचर्ड एब्राइट जो थे बहुत ही कीन लर्नर थे, ऑब्जर्वर थे, रीडर थे। वो बुक्स भी बहुत पढ़ते थे, उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना था। और क्लास में भी बहुत अच्छे ग्रेड्स लाते थे, टॉप मारते थे। तो जो रिचर्ड एब्राइट थे, उन्हें बटरफ्लाइज कलेक्ट करने का बहुत शौक था, रॉक्स, फॉसल्स, कॉइन्स, इन सबको भी कलेक्ट करने का बहुत शौक था। ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर टू, यानी कि वो टेलीस्कोप से चांद सितारे ये सब देखते थे। तो वही मैंने आपको बोला कि वॉज अ कीन लर्नर एंड ऑब्जर्वर। हर चीज़ को लर्न ऑब्जर्व करने की उनकी आदत थी। उनकी मदर ने भी उनको बहुत सपोर्ट किया, उन्हें नई नई चीज़ें देती थी, जैसे माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, कैमरास, ये सब देती थी, जिससे वो कुछ नया से नया सीखे। अब जब रिचर्ड एब्राइट थर्ड ग्रेड में आए, तब उनके फादर की डेथ हो गई, और ये दोनों के लिए बहुत शॉकिंग था, उनके मदर के लिए भी और उनके लिए भी। बट उस पेन को ओवरकम करके उन्होंने अपने ड्रीम्स को अचीव करने के बारे में सोचा, और अपने सारे लेजर्स को, लग्जरीज़ को, नॉट लग्जरीज़, और उनके सारे लेजर्स को उन्होंने बंद कर दिया। उन्होंने टाइम वेस्ट करना बंद कर दिया, और उन्होंने सिर्फ अपने ड्रीम पे ध्यान देना शुरू कर दिया। उनकी मदर ने भी ये नोटिस करा, और उन्होंने भी हर एक चीज़ पूरी की जो वो उनसे मांगते थे। जो उनकी मदद, उन्होंने उनकी बहुत मदद की। जब वो डाइनिंग टेबल पे एक साथ बैठे थे, तो उनकी मदर उन्हें नई नई चीज़ें बताती थी, कुछ टॉपिक्स देती थी कि तुम इस पे रिसर्च करो। और मीनवाइल थर्ड ग्रेड तक जाते जाते, सॉरी सेकंड ग्रेड तक जाते जाते, रिचर्ड एब्राइट ने बटरफ्लाइज की 25 स्पीशीज़ तक पकड़ ली। यानी कि एक जैसे आपने देखा होगा टीवीज़ में भी कैसे दिखाते हैं, उन्होंने 25 स्पीशीज़ कलेक्ट कर ली बटरफ्लाइज की। तो सोचो कि कितने बड़े कीन ऑब्जर्वर हो गए वो। अच्छा, उनकी एक बुक का नाम है द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क 10th, और एक्स है, सॉरी, द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसका नाम अच्छे से याद रखना, द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स, ठीक है। ये बुक बेसिकली बटरफ्लाई से रिलेटेड है, और रिचर्ड ब्राइट की रिसर्चेस के ऊपर है। अब आता है टैगिंग बटरफ्लाइज। अब आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो है डॉक्टर फेडरिक। ये जो है डॉक्टर फेडरिक, ये यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के एक प्रोफेसर है, एक रिसर्चर है, जो बटरफ्लाइज के ऊपर रिसर्च करते हैं। और इनके और रिचर्ड एब्राइट की बहुत ही अच्छी कनेक्शन है। जब भी रिचर्ड एब्राइट को कुछ सजेशंस लेने होते थे, उन्हें कुछ पूछते थे, तो वो जो है डॉक्टर फेडरिक जो थे, वो उनके एज अ सपोर्ट, एज अ मोटिवेटर एक्ट करते थे। वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे, ठीक है। अब टैगिंग द बटरफ्लाइज मतलब कि क्या होता था कि जब भी आपको कोई बटरफ्लाई मिलती थी,
तो क्या करते थे, आप कोई निशान से बना देते थे या प्लेस वेस लिख कर आप उसे छोड़ देते थे। फिर वो अगले पर्सन को मिलती थी तो उसे पता चलता था कि कहाँ से आई है। तो इससे क्या होता था कि बटरफ्लाइज़ की लोकेशन का, उनके माइग्रेशन का पता चलता था। अब 7th ग्रेड में जो रिचर्ड एब्राइट थे, वो उन्होंने काउंटी साइंस फेयर में पार्ट पार्ट लिया, लेकिन वो उसमें हार गए क्योंकि उनके जो बाकी कॉम्पिटिटर्स थे, उन्होंने क्या किया, मतलब कि उनने कुछ नया दिखाया जो किसी ने ना देखा हो, या फिर जो चीज़ पहले थी उसको और डिटेल में करा। पर रिचर्ड एब्राइट ने जो चीज़ पहले प्रूफ हो चुकी थी बस उसी को दोबारा कर दिया, कुछ नया नहीं था उसमें। इट वॉज नॉट समथिंग न्यू और समथिंग स्पेशल इन दैट। तो इसलिए वो फर्स्ट या सेकंड या फिर कोई अच्छी पोजीशन नहीं ला पाए। अब उनके अंदर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट थी, ठीक है, तो उन्होंने फिर से नेक्स्ट साल उन्होंने 8th ग्रेड में फिर से दिया और एक बार वो फिर से जीत गए। तो उन्होंने क्या किया, ठीक है, तो उन्होंने इस पे रिसर्च करा कि जो मोनार्क कैटरपिलर्स है, क्या वो बीटल्स जो है वो डिजीज़ ट्रांसमिट करती है जिससे उनकी डेथ होती है या फिर नहीं होती। उन्होंने एक मॉडल दिखा के थ्योरी अच्छे से एक्सप्लेन करा और वो जीत गए, ठीक है। इसके बाद अगले साल उन्होंने जो है एक और रिसर्च करी, और ये रिसर्च थी कि जो विसिरॉय बटरफ्लाइज है वो मोनार्क की कॉपी क्यों है, मतलब कि विसिरॉय और मोनार्क एक दूसरे के एक जैसे क्यों लगते हैं। तो उसका आंसर है कि जो मोनार्क थे, वो बर्ड्स थी वो मोनार्क को खाना पसंद नहीं करती थी। तो विसिरॉयस को लगा कि अगर हम भी मोनार्क की तरह लगेंगे तो बर्ड्स हमें भी नहीं खाएगी। तो उन्होंने मोनार्क को कॉपी करना शुरू करा और ये डिस्कवर करा रिचर्ड एच एब्राइट ने ही। तो अगेन वो फिर से कंपटीशन जीतने लगे, उन लोगों के अंदर एक अपने तरह साइंटिफिक क्यूरोसिटी लगाने लगे, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि वो और ज़्यादा रिसर्चेस करने लगे। अच्छा, अब उनके मन में एक और सवाल था, उनके मन में ये सवाल था कि जो मोनार्क के ऊपर जो गोल्डन स्पॉट्स होते हैं, ये क्यों है। तो लोगों ने कहा ये तो ऑर्नामेंटल यानी कि ब्यूटी के लिए है, ये सब है। पर उनका और प्रोफेसर का ये मानना नहीं था। उन्होंने और रिसर्च करी, और रिसर्च करते करते उन्हें पता चला एक इंसेक्ट हार्मोन के बारे में। और इस इंसेक्ट हार्मोन के अगर ये नहीं होगा बटरफ्लाइज में तो वो अपने सेल्स को डेवलप नहीं कर पाएंगी और वो एक फुल फ्लेजेड बटरफ्लाई नहीं बन पाएगी। तो इससे जो इंसेक्ट हार्मोन है वो कितना इम्पॉर्टेंट है उन बटरफ्लाइज के लिए, तो ये डिस्कवर करा रिचर्ड एच एब्राइट ने। तो सोचो उन्होंने कितनी सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट्स में डिस्कवर करी। सो ही वॉज अ कीन साइंटिस्ट और कीन रिसर्चर, ठीक है। अब जब वो अपने फ्रेंड के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, काम करते, उससे उनको एक डीएनए के कॉन्सेप्ट पर चला। और उस टाइम पे काफ़ी साइंटिस्ट इस कॉन्सेप्ट को लेके बहुत प्रेजेंट थे, उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आता था, बहुत डिप्रेस थे। और इन्होंने अपने फ्रेंड की मदद से जो है इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसानी तो नहीं कहूँगा, फर्स्ट टाइम लगा होगा, लेकिन उन्होंने बहुत ही एफिशिएंटली और बहुत ही प्रॉपरली इस कॉन्सेप्ट को डिस्कवर करा। और उन्होंने ये तक बता दिया कि जो डीएनए वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, ये हमारी लाइफ का ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है। अब जो रिचर्ड एब्राइट थे, अब ऐसा नहीं कि उसे पढ़ाकू थे, किताबी कीड़े थे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उन्हें और भी चीज़ों में इंटरेस्ट है, जैसे मैंने बताया था कि उन्हें एस्ट्रोनॉमी में बहुत इंटरेस्ट था। वो डिबेट में भी बहुत अच्छे थे। उनके सोशल स्टडीज़ के टीचर ने भी, वेयरन ने बताया था कि अगर इसको कोई डिबेट का टॉपिक दे दो तो एक रात के अंदर इतनी इन्फॉर्मेशन निकाल लेता था कि उसके खिलाफ कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट करना भी बहुत मुश्किल था। तो आप सोच सकते हो कि कितनी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट थी कि वो कभी भी किसी से पीछे नहीं रहना चाहते, इन नॉट इन टर्म्स ऑफ मार्क्स और ग्रेड्स बट इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट्स, ठीक है, नॉट अचीवमेंट्स ऑल्सो बट इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, ठीक है। और दोनों एक दूसरे को बहुत एडमायर करते थे, सोशल स्टडीज़ टीचर उनको भी और उनको भी, ठीक है, ये सब चलता था। साथ ही साथ वो बहुत अच्छे फोटोग्राफर भी थे, तो एक तरह से वो ऑलराउंडर थे, ओके। अच्छा, अब जो रिचर्ड एवराइट थे वो कॉम्पिटिटिव थे बट नॉट इन बैड सेंस, यानी कि वो नहीं जो हमेशा बहुत ही लालची, ग्रीडी, सेल्फिश रहता था मार्क्स को, ऐसे नहीं। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेक और विनिंग टू गेट अ प्राइज। ही वॉन्टेड टू बी बेस्ट, उनका बस मन था कि मुझे बेस्ट बनना है, ठीक है। उसके लिए चाहे मतलब कि पूरी मेहनत करते थे ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट वॉज प्रेजेंट इन एब्राइट, यानी कि जो रिचर्ड एब्राइट थे, ये जो चैप्टर का नाम है द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। अब आप रिलेट कर पा रहे होगे कि कैसे एक यंग बॉय जो बटरफ्लाइज कलेक्ट करता था, जिसके फादर की डेथ हो गई थी, वो कैसे उसने डीएनए के कॉन्सेप्ट को डिस्कवर किया, मोनार्क्स को बारे में इतना सब कुछ बताया, इंसेक्ट हार्मोन को डिस्कवर किया,
सेल नेटवर्क को डिस्कवर किया, बायोलॉजी के पजल्स को सॉल्व करा। ये इस छोटे से बच्चे ने का सफ़र यहाँ तक एक पूरा साइंटिस्ट बनने का सफ़र इस चैप्टर में बताया गया है, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं, बट फिर भी ऑफ कोर्स हर चैप्टर कोई ना कोई मैसेज देता है। तो ये मैसेज है कि ड्रीम्स को अचीव करने के लिए पेशेंस, परसेवरेंस, हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन सब ले आओ उनकी तरह। ठीक है, अपने अंदर किसी भी चीज़ के लिए क्यूरियोसिटी लगाओ, जैसे उन्होंने साइंटिफिक क्यूरियोसिटी लाई। ठीक है, और उन्होंने काफ़ी चीज़ें, इससे क्या हुआ कि उन्होंने काफ़ी चीज़ें डिस्कवर की। साथ साथ पेरेंट सपोर्ट, पेरेंट्स के लिए मैसेज है कि अपने चाइल्ड को, चाहे वो किसी भी लाइन में इंटरेस्ट हो, चाहे वो गेमिंग हो, स्पोर्ट हो, पढ़ाई हो, कोई भी फील्ड हो, वहाँ पे पेरेंट्स उनका सपोर्ट करें, क्योंकि बिना पेरेंट सपोर्ट के थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो दैट्स इट फ्रॉम द चैप्टर। बहुत ही आसान चैप्टर था। इस